अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9th केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है रिलेटेड टू द एक्सरसाइज एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वी नो दैट एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम में जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठते हैं तो जितना भी नॉलेज हमारे ब्रेन में होता है वो मिक्सड अप हो जाता है और हमें सारी की सारी ऑप्शंस ही करेक्ट लगने लगती हैं। और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें अपना नॉलेज राइट डायरेक्शन में यूज़ करना है। एज वी नो दैट समटाइम्स द आंसर ऑफ द एमसीक्यू इज़ वेरी स्ट्रेट and you can just pick up the information from your information bank which is stored in your brain और आप correct answer identify कर सकते हैं। लेकिन all of the time ऐसा नहीं होता। Sometimes you need to revise your concepts in the brain and then you need to apply those concepts to the MCQs और आपको each and every option test करनी होती है for your answer, फिर ही जाके आप correct answer तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कुछ MCQs time consuming भी होते हैं। सो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ कैसे हैं और इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के आंसर्स क्या हैं और अगर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ बन सकते हैं ईच स्टेटमेंट से तो उसकी भी डिस्कशन अभी करेंगे। सो चलते हैं एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ। स्टेटमेंट इज मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे ऑप्शंस में हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जैसे कि ऑप्शन ए इज लिक्विड इन गैस, option B is gas in liquid, option C is solid in gas and option D is gas in solid। सबसे पहले तो आपको मिस्ट को इमेजिन करना है और फिर आपको ये पता लगाना है कि इस लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है। सो वेन एवर इट इज रिटन लिक्विड इन गैस तो मतलब फर्स्ट चीज है सॉल्यूट और सेकेंड चीज है सॉल्वेंट। अगर आप ऑप्शन ए की तरफ देखें विच इज लिक्विड इन गैस तो आप कहेंगे कि लिक्विड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है गैस। अब अगर हम मिस्ट की तरफ देखें सो मिस्ट में भी यही होता है कि गैस में थोड़े लिक्विड वाटर वेपर्स होते हैं जिसकी वजह से हल्की सी नमी महसूस होती है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं। बी ऑप्शन इज गैस इन लिक्विड। अब मिस्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकती। और सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकती कि हमें मिस्ट में कोई सॉलिड पार्टिकल दिखाई नहीं देता, इसलिए इट्स नॉट सॉलिड इन गैस। और डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है गैस इन सॉलिड वाली। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। अब यहाँ बात हो रही है लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन की, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका सोल्यूट होगा लिक्विड और सॉल्वेंट होगा सॉलिड। तो देखते हैं इसकी ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए इज शुगर इन वाटर, ऑप्शन बी इज बटर, ऑप्शन सी इज ओपल एंड ऑप्शन डी इज फॉग। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट में है वो है लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि उस चीज़ को सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट वट एवर द फिजिकल स्टेट इज फॉर द सॉल्वेंट वही फिजिकल स्टेट होगी फॉर द सोल्यूशन। अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास जो स्टेट आएगी इट मस्ट बी सॉलिड, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉलिड कौन कौन से हैं। अब शुगर इन वाटर तो सॉलिड होने से रहा, बटर इज सॉलिड, तो क्या बटर करेक्ट आंसर है? हम इसको डायरेक्ट ही करेक्ट आंसर नहीं मान सकते, हमें बाकी ऑप्शंस भी देखनी है। ओपल, ओपल भी तो सॉलिड होता है, एंड फॉग, फॉग इज नॉट सॉलिड। सो हमारे पास बची हैं 2 ऑप्शंस जिनमें हमें कन्फ्यूजन होगी, दैट मे बी इट इज़ अ बटर और मे बी इट इज़ ओपल। लेकिन वो कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप फोकस करेंगे इन सॉल्यूट। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि लिक्विड इन सॉलिड होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओपल की बात करें तो वो तो होता है सॉलिड इन सॉलिड, तो ओपल भी पॉसिबल नहीं है। सो बटर इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज बटर इज़ प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, क्योंकि उसका मेजर पार्ट सॉल्वेंट सॉलिड है और उसके अंदर प्रेजेंट होगा लिक्विड सोल्यूट। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कंसंट्रेशन इज रेशो ऑफ। कंसंट्रेशन किस चीज़ की रेशो होती है? ऑप्शन नंबर ए इज सॉल्वेंट टू द सोल्यूट, बी इज सोल्यूट टू सोल्यूशन, सी इज सॉल्वेंट टू सोल्यूशन एंड डी इज बोथ ए एंड बी।
अगर बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद रेफरेंस टू द सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन होती ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, तो इसमें वही ऑप्शन करेक्ट होगी जिसमें सॉल्यूट वर्ड यूज किया होगा पहले। अब एज यू कैन सी इन ऑप्शन ए इट्स रिटन सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, कंसंट्रेशन रेशो पहले सॉल्यूट के लिए आएगी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज शोइंग सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। अब अगर यहाँ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट होता तो वो भी करेक्ट आंसर नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, विच इज एमसीक्यू नंबर 4। स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन मोर वाटर, किस सॉल्यूशन में ज़्यादा पानी होगा, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस में सॉल्यूशंस गिवन है जिनकी मोलैरिटीज भी गिवन है। सॉल्यूशन ए इज 2 मोलर, बी इज 1 मोलर, सी इज 0.5 मोलर and D is 0.25 molar. Now we know that molarity depends on concentration. अगर किसी चीज़ में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी मोलैरिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर किसी चीज़ में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो मतलब उसमें पानी कम होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी मोलैरिटी सबसे कम है। सबसे कम मोलैरिटी है डी ऑप्शन 0.25 मोलर की, सो इट मीन्स दैट इसके अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ 5% weight by weight sugar solution means that 5% weight by weight sugar solution का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 90 grams of water, 5 grams of sugar dissolved in 100 grams of water, 5 grams of sugar dissolved in 105 grams of water, and option D is 5 grams of sugar dissolved in 95 grams of water. अब जब भी हम इस सोल्यूशन की बात करते हैं कि 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन है, तो पहला वेट होगा फॉर सॉल्यूट और दूसरा वेट होगा फॉर सोल्यूशन। 5% का मतलब 5/100, यानी कि सॉल्यूट का वेट होना चाहिए 5 और पूरे के पूरे सोल्यूशन का वेट होना चाहिए 100। खाली सॉल्वेंट की बात नहीं होगी, दिस इज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ द सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सोल्यूशन। अब अगर आप इन ऑप्शंस में नज़र डालें तो आपको देखना यह है कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम आ रहा है। अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की बात करें सो 90 ग्राम पानी और 5 ग्राम शुगर, ये तो बनेगा 95 ग्राम, तो ये तो करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें आप थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़रूर कर सकते हैं। आपको लगेगा कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो ठीक है, परसेंटेज भी तो 100 में से ही होती है, लेकिन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब टोटल जो सोल्यूशन का बनेगा वेट वो बनेगा 105, जो कि नहीं होना चाहिए। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। लुक एट ऑप्शन सी, 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 105 ग्राम, तो ये तो बन जाएगा 110 ग्राम्स, ये भी नहीं हो सकता। बची है हमारे पास लास्ट ऑप्शन, यकीनन यही सही होगी, लेकिन देखते हैं कि आखिर ये सही कैसे होगी। 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 95 grams ऑफ वाटर, सो व्हेन यू विल ऐड 95 into 5 then you will get 100 grams। और हम भी यही जानते हैं कि 5% सोल्यूशन का मतलब ही ये है कि 5 ग्राम होगी शुगर और उसमें इतने ग्राम पानी डालेंगे कि टोटल बन जाएगा 100 ग्राम और वो आएगा 95 ग्राम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द solute forces are strong enough then those of the solvent forces, the solute, option A dissolves readily, B does not dissolve, C dissolves slowly, and D dissolves and precipitates। अब हमने डिस्कशन की थी इस MCQ की इन solute solvent interaction, और अगर हम solute solvent interaction की बात करें तो हम जानते हैं कि solution तभी बनता है जब solute solvent interaction would be stronger than solute solute interaction। अब यहाँ बात हो रही है कि solute forces वो ज़्यादा strong हैं, क्या वो चीज़ dissolve होगी? यकीनन नहीं। अगर solute इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो फिर कभी भी solute solvent इंटरेक्शन उसको डोमिनेट नहीं कर सकेंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डज नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व ही नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। Which one of the following will show negligible effect of temperature on its solubility? मतलब इन सब कंपाउंड्स में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि
टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल इफेक्ट शो करेगा। ऑप्शन ए इज KCl पोटेशियम क्लोराइड, बी इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सी इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड डी इज NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड। जब हम पॉसिबिलिटीज़ पढ़ रहे थे फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी तो हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की थी, और उसमें जब हमने देखा था नो इफेक्ट वाली पॉसिबिलिटी को, जिसमें हमने देखा था कि नो हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस, तो उसमें हमने डिस्कस की थी एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ही कम, इतना कि वो फील ही नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज NaCl विच इज़ ऑप्शन डी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ग्राफ में भी देखा था कि NaCl की जो लाइन थी दैट वाज नॉट दैट मच स्लांट, वो इतना आपको ऊपर या फिर नीचे जाती दिखाई नहीं दे रही थी, वो अलोंग दी हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा बस अप जा रही थी। सो इट शोज दैट NaCl इज हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट MCQ इज which one of the following is heterogeneous mixture। अब ये तो बहुत ही आसान है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बाउंड्रीज दिखाई दे रही हों। सो ऑप्शन ए इज मिल्क, बी इज इंक, सी इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड डी इज शुगर सोल्यूशन। अगर मिल्क की बात करें तो वो भी आपको एज अ होल एक ही चीज़ नज़र आती है। इंक की बात करें तो वो तो है ही सोल्यूशन, इट्स अ ट्रू सोल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसा नहीं है। इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमने डिस्कस किया है कि दिस इज एग्जाम्पल फॉर सस्पेंशन, और इसके अंदर आपको पार्टिकल्स नजर आते हैं इवन विद योर नेकेड आई। एंड शुगर सोल्यूशन इज ऑल्सो अ ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व्स इन द सोल्यूशन और वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्सड अप हो जाती है और वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। सो द करेक्ट आंसर इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हो सकता है कि आप यहाँ मिल्क को भी कंफ्यूज कर दें, क्योंकि हमने मिल्क को भी देखा है कि इट्स नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, ये होता है कोलॉइड। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या नहीं। मिल्क अपेरेंटली होमोजीनियस लगता है, देखने में वो हेट्रोजीनियस फील नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे शायद हो, देखने में वो होमोजीनियस अपीयरेंस देता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ इज टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। अब हमें ये बताना है कि इन फॉलोइंग चीज़ों में से टिंडल इफेक्ट क्या क्या शो कर सकता है। ऑप्शन ए इज शुगर सोल्यूशन, बी इज पेंट्स, सी इज जेली, डी इज चाक सोल्यूशन। हम जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइड्स। टिंडल इफेक्ट्स कोलॉइड्स शो करते हैं, तो हमें सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एग्जाम्पल है इसमें कोलॉइड की। शुगर सोल्यूशन इज अ ट्रू सोल्यूशन, पेंट होता है सस्पेंशन, जेली देखने में आपको जेली के अंदर पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे, आपको वो होमोजीनियस लगेगी। सो जेली इज अ कोलॉइड। और चाक सोल्यूशन ये भी होता है सस्पेंशन, इसमें आपको क्लियरली पार्टिकल सस्पेंडेड नजर आते हैं इन वाटर। सो जेली इज द करेक्ट आंसर एंड वी नो दैट इन टिंडल इफेक्ट the light beam ray it is going to get scattered after passing through that liquid. Next MCQ is Tyndall effect is due to, कि Tyndall effect होता क्यों है। Option A is blockage of beam of light, B is non-scattering of beam of light, C is scattering of beam of light and D is passing through beam of light. And हमने इसको टेक्स्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि what is Tyndall effect। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, जिसमें अगर पहले आपको जो भी लाइट बीम की विड्थ दिखाई दे रही थी वो टिंडल इफेक्ट यानी कि क्रॉस करने के बाद उस सॉल्यूशन को ज़्यादा दिखाई देती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ विच इज़ MCQ नंबर 11। इफ 10 cubic centimeter of alcohol is dissolved in 100 gram of water, इट इज़ कॉल्ड। अब 10 सेंटीमीटर क्यूब है और डिजॉल्व हुई है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको ये बताना है कि ऑप्शन ए वेदर इट इज़ परसेंटेज वेट बाय वेट, वेदर इट इज़ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और हम देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है यूनिट वॉल्यूम का, यानी कि जो आप सोल्यूट ले रहे हैं, अल्कोहल इज वर्किंग एज अ सोल्यूट, तो वो है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि वॉल्यूम है उसका। और अगर आप टोटल सोल्यूशन की बात करें तो वो है ग्राम्स में। सो पहले हमेशा सोल्यूट की चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये होगा वॉल्यूम बाय वेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। नेक्स्ट MCQ इज
When a saturated solution is diluted, it turns into. अब एक saturated solution था. We know what is saturated solution. Saturated solution वो solution होता है जिसके अंदर आप same temperature पे मज़ीद कोई solute add ना कर सकें, यानी कि उसके अंदर उसकी maximum amount में solute dissolve होगा. लेकिन अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने का मतलब होता है पानी डालेंगे, तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज इट विल बिकम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, बी इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सी इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डी इज नन ऑफ दीज. अब आपने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट किया है, यानी आपने उसके अंदर पानी की अमाउंट बढ़ाई है, तो यकीनन अब जब आपने उसमें पानी बढ़ा दिया है तो मतलब आप उसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकेंगे. बिकॉज जब हम पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे थे तो वो थी अमाउंट इन फिक्स्ड वॉल्यूम. अब जब आप उसका वॉल्यूम चेंज करेंगे, आप उसमें सॉल्वेंट चेंज करेंगे, सो इट मीन्स दैट कि उसके अंदर आप मज़ीद सोल्यूट को ऐड कर सकेंगे. सो वो बनेगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट ऐड हो सकता है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, which is MCQ number 30. Molarity is the number of moles of solute dissolved in. Option A 1 kilogram of solution, B 100 gram of solvent, C 1 cubic decimeter of a solvent और D 1 cubic decimeter of a solution. हम जानते हैं कि molarity के फॉर्मूले में number of moles of the solute पर dm cube of the solution आता है. और इसमें आप कभी भी सी और डी ऑप्शन को कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट और डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन में बहुत फ़र्क है. डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन का मतलब है कि सोल्यूट की अमाउंट ऐड करने के बाद उसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो होगा 1 डीएम क्यूब. लेकिन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है कि जो भी आपका सोल्यूट की अमाउंट है आप उसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालें और फिर उसमें 1 डीएम क्यूब सॉल्वेंट ऐड करें, तो यकीनन वो टोटल जो सोल्यूशन बनेगा वो 1 डीएम क्यूब से थोड़ा ज़्यादा बनेगा. सो इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जिसमें 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन आएगा. इसके लिए आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और फिर ही कोई मुश्किल नहीं होगी. अब ये तो थे कुछ MCQs फ्रॉम द एक्सरसाइज. आपको इन MCQs की स्टेटमेंट्स चेंज करके भी आ सकती हैं और हो सकता है कि ऑप्शंस चेंज हो. जैसे अगर आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करेक्ट आंसर में पूछा गया था तो हो सकता है उसकी जगह कोई और एग्जाम्पल ऐड कर दी हो सस्पेंशन की. सो सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा. आपको सिंपली अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं और करेक्ट आंसर को जज करना है. सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किए हैं MCQs इन डिटेल. मुझे उम्मीद है कि अब आपको अपना नॉलेज अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर MCQs की स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके से आएंगी तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम समझ चुके हैं कि हमने किस तरह से अपनी ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है. मुझे उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ आया होगा. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन खूब सारा पढ़िए, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.